गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग। अभी हम सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन डी का है क्वेश्चन नंबर 29। बढ़िया क्वेश्चन है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते, थ्योरी काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो चलिए करें, हो जाए शुरू। चलो भाई, उसने बोला है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स kept generally parallel to each other at a distance. When the capacitor is charged, the charge resides on the inner surfaces of the plates and an electric field is set up between the plates. Thus, electrostatic energy stored in the capacitor. The figure shows three large squares metallic plates, each of side L, held parallel and equidistant from each other. The space between P1 and P2 and P2 and P2 is completely filled with mica sheets of dielectric constant K. The plate P2 is connected to a point A and other plate P1, P3 are connected to point B. Positive terminal and point B is negative terminal. सीधा इस हिसाब में मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या क्या दे दिया आपको। उसने बोला जो A है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, B है हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको क्यों नहीं लगता कि जो P2 प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो P1 और P3 प्लेट होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, A पॉइंट और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो इनके ऊपर जो नेट चार्ज होगा P1 P3 पे जो चार्ज होगा वो टोटल अपोजिट होगा P2 के टोटल चार्ज के। यानी इन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जितना P2 के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना P1 और P3 प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इन सभी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रखा गया है। ठीक, और क्या बोला है उसने बोला हर एक प्लेट का लेंथ जो है वो L है। ठीक है, तो इसका एरिया L स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से। जल्दी बताओ, एरिया तो L स्क्वायर हो जाएगा। अरे सीधा सा हिसाब है, ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी है। जल्दी बताओ, इतनी चीज़ें हैं। तो लेट अस डिस्कस अवर फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है वो इस केस में? देखो पहला पॉइंट पूछा है उसने ये, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन A एंड B विल बी। ओहो, ए और बी के बीच में उसने टोटल कैपेसिटेंस पूछ लिया। ए और बी के बीच में टोटल कितना कैपेसिटेंस होगा, कितना मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इस पूरे सेटअप की कैपेसिटी क्या होगी चार्ज को स्टोर करने की, वो हमको कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले वाले को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले को। एक बात बताओ, आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है? अभी तक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था C=εA/D। और अगर हमने दोनों कैपेसिटर के बीच में एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो तब ये फॉर्मूला क्या बनता था? C=εK/A/D। याद है अभी तो किसी को, मतलब याद है सबको? C होता है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, K होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, A होता है एरिया और D होती है डिस्टेंस। एक काम करते हैं, प्लेट 1 C1 और C2 प्लेट 2, एक काम करते हैं, ये तो P1 प्लेट हो गई, ये P2 प्लेट है और ये P3 प्लेट है। तो पहले इन दोनों के बीच की कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे? C12 दोनों प्लेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एप्सिलॉन इंटू A इंटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है दोनों के बीच में, K अपॉन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस इनके बीच की D ये दे रखी। ठीक है, तो अब आप एरिया को लिख लो बस। एरिया कितना है इसका? एरिया हमने कितना ले रखा है? L स्क्वायर ले रखा है। तो एप्सिलॉन A इंटू L स्क्वायर इंटू K डिवाइडेड बाई D, ये होगी पहली इक्वेशन। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। टोटल कैपेसिटेंस के लिए P2 प्लेट और P3 प्लेट के बीच में टोटल कितना कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे C23 एप्सिलॉन A इंटू K डिवाइडेड बाई D। ये कितना बनेगा? एप्सिलॉन इंटू एरिया कितना है हमारा? L स्क्वायर इंटू K डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन स्मॉल d। बोलो समझ में आया या नहीं? अंडरस्टूड है। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, इसके कैपेसिटेंस को इन दोनों प्लेट्स के बीच के कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे। यानी जो कैपेसिटेंस P1 और P2 प्लेट के बीच में था वो P3 और P2 प्लेट के बीच की कैपेसिटेंस अगर जोड़ देंगे तो इस पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? चलो तो कैपेसिटेंस निकाल लें पूरे सिस्टम का। तो C जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल आएगा? C टोटल आएगा C12 प्लस के C23 के। ये कितना है हमारा? एप्सिलॉन L स्क्वायर K बाई D प्लस एप्सिलॉन L स्क्वायर K बाई D। टोटल कितना बनेगा? 2 एप्सिलॉन L स्क्वायर K डिवाइडेड बाई D, ये बनेगा। और यही आपका आंसर होना चाहिए, कहीं भी चेक कर लो।
इस वाले ऑप्शन में कहीं होगा सी टोटल 2ε/K² ऑप्शन नंबर सी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं। तो अब हमें इसका ऐसे ऑप्शन नंबर, देखो ये सॉल्व करना नहीं हो, अच्छा सॉल्व करना होता है, ये सॉल्व करना होता है, या आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि अगर एक नंबर में पूछ रखा है तो देखो आंसर ही लिखेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जो P1 प्लेट के ऊपर चार्ज है वो कैलकुलेट करो। देखो P1 प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे कैसे, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ये देखें कि P1 और P2 के बीच में, जो P1 और P2 प्लेट है, देखो इसके बीच में तो अपने कैपेसिटेंस C12 निकाली है, तो और आपको ये भी पता है कि भाई चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कैपेसिटर के केस में, C/V, जहाँ पर C होती है कैपेसिटेंस प्लेट्स के बीच की, V होता है पोटेंशियल। तो हमको पोटेंशियल की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि C तो आपको पता है क्यों आपको निकालना है, तो पोटेंशियल की ज़रूरत है। जल्दी बताओ किसकी ज़रूरत है, पोटेंशियल की। तो दोनों प्लेट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सपोज लेट कर लो कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V ही है, तो क्यों किसके इक्वल आएगा, क्यों इक्वल्स टू, अभी आपने C12 कैलकुलेट किया था इंटू V। C12 कितना आया था, मैं बताता हूँ आपको C12 कितना आया था, एप्सिलॉन इंटू K इंटू L² डिवाइडेड बाई स्मॉल d इंटू V। तो चार्ज कितना आएगा टोटल प्लेट 1 के ऊपर, एप्सिलॉन K L² V अपॉन स्मॉल d। देखो इनमें से कौन सा है, एप्सिलॉन V K L² अपॉन 2d गलत है, एप्सिलॉन V K L² अपॉन d, यही आंसर है, यही आंसर है मेरे भाई, यही आंसर है। बोलो भाई किसको समझ नहीं आया अभी तक। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, यानी MCQ नंबर 3, जो इसमें तीसरा पार्ट पूछ रखा है। तो तीसरा पार्ट पूछ रखा है हमारा, द इलेक्ट्रिक रीजन, दिखाई तो दे रहा होगा भाई, बोलो लो, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हमने, ओ तेरी, अरे ये बड़ा कहाँ से होता है यार, चलो हाँ ये भी सही है, अरे वाह ऐसा भी होता है। चलो भाई ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, MCQ नंबर 3, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये जो हमको प्लेट्स दे रखी थी P1 P2 P3, हमने P2 को तो जोड़ रखा था A टर्मिनल जो कि पॉजिटिव टर्मिनल था, और P1 P3 को जोड़ रखा था एक B पॉइंट से जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, ये चीज़ें थी सामने थी हमारे। तो और इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस D थी, और इनकी प्लेट्स के बीच की भी सेपरेशन डिस्टेंस D। इनके बीच में हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था वो K था। माइका है ना, माइका की शीट लगा रखी होंगी। वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, P1 और P2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन रीजन P1 एंड P2, ठीक है, तो कितने आएंगे। देखो अब ये बात एक काम करो, हमने क्या लिया था कि P1 और P2 के बीच में पोटेंशियल कितना है, V है, तो क्या लेंगे, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2 कितना है, कैपिटल V है। ठीक है, तो अगर हाँ दूसरी बात और, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बनता है। बोलो आपको याद है या नहीं। अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये दो पैरेलल प्लेट्स, इनके बीच के सेपरेशन डिस्टेंस d और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, कैपिटल V है, तो इसके अंदर निकालने को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो, तो आप इनके बीच के प्लेट्स के बीच की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V अपॉन D। देखो इसमें कहाँ पर V अपॉन D, ए ऑप्शन ठीक है, V अपॉन D। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा आपके या नहीं, जल्दी बताओ। आओ नेक्स्ट MCQ चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रखा है इसमें, ये वाला 4th का फर्स्ट पार्ट, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेम एरिया of a parallel plate air capacitor having capacitance equal to the of this system will be, of a parallel plate air capacitor having capacitance equal to that this system। ये क्या पूछ लिया हमसे। देखो उसने पूछा है, सपोज करो ये पैरेलल प्लेट हमने कहाँ रख दिया है,
पैरेलल प्लेट रख दी है हमने एयर के अंदर, और उस एयर की जो है, उस एयर के अंदर ये जो प्लेट्स हैं P1 P2 P3, पहले पुराने वाला सेटअप तैयार करते हैं। ये A पॉइंट इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, ये B पॉइंट इसमें नेगेटिव टर्मिनल, बीच की डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस D और इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम K। ठीक, अब वो बोलता है कि इसका जो C टोटल है वो कितना आया था हमारा 2 एप्सिलॉन KL² डिवाइडेड बाय स्मॉल d था। अब वो बोलता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटेंस हो, ठीक है, एक ऐसा दो पैरेलल प्लेट्स हों जिनकी बीच की सेपरेशन डिस्टेंस पता ना क्या हो, चलो d डैश मान लेते हैं, लेकिन उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो वो एयर हो, और उनके पास जो इन प्लेट्स के पास, चलो x प्लेट मान लो, y प्लेट मान लो, कि इन दोनों प्लेट्स के पास या इन दोनों के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस हो वो इसके इक्वल हो, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए, इस वाले केस के लिए आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, C = एप्सिलॉन K × A डिवाइडेड बाई D। उसने बोला है कि सेम लेंथ की आपको क्या लेनी है, पैरेलल प्लेट्स लेनी है। ठीक है, तो हाँ एक बात और, एयर के लिए जो हमारा K की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ पर K की तो वैल्यू 1 होएगी, तो क्या बनेगा एप्सिलॉन A अपॉन D डैश। आपको सेपरेशन डिस्टेंस निकालनी है कि अगर आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसका C टोटल इसके C टोटल के इक्वल है, तो उसकी सेपरेशन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हो। तो यहाँ से C एयर क्या निकलेगा, कैपेसिटेंस एयर के अंदर वो निकलेगा हमारा एप्सिलॉन L² अपॉन D। एरिया रख दिया आपने, L की वैल्यू, मतलब एरिया क्या है आपका यहाँ पर L² है। ठीक है, आ रही है पल्ले बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब एक बात बताओ, इसकी स्टार्टिंग में उसने बोल दिया था कि इसका जो एयर में रखा हुआ जो कैपेसिटेंस है वो इस C टोटल के इक्वल है, इस पूरे सिस्टम के C टोटल के इक्वल है। तो एप्सिलॉन L² अपॉन स्मॉल d को किसके बराबर रख देंगे, तो एप्सिलॉन KL² अपॉन D के, इसको D डैश मान रखा है ना हमने, D डैश। तो L² से L² ख़त्म, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ख़त्म, तो यहाँ से D डैश की वैल्यू कितनी आएगी, D डैश की वैल्यू आएगी D अपॉन 2K। जल्दी बताओ कि भाई जिसकी नई सेपरेशन डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, D अपॉन 2K। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, आंसर खत्म। जल्दी बताओ। इसका बी पार्ट समझें, इसका बी पार्ट और भी गजब है, बड़ा लेंथ ही है इसका बी पार्ट, समझ रहे हो। इसका हमारा जो बी पार्ट है थोड़ा थ्योरेटिकल है, चलो एक बार समझते। उसने बोला इफ़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन A एंड B इज रिमूव्ड देन A एंड B आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी। नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज पूछ रहा है, टोटल चार्ज कितना होगा। देखो सीधा सा हिसाब है, तीनों प्लेट्स ड्रॉ कर लें, P1 P2 P3। थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये A है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये दोनों प्लेट्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, आपको मैंने कितनी बार बताया है कि अगर अगर आपने कैपेसिटर बैटरी से जोड़ रखा है तो उसकी जो पॉजिटिव वाली चार्ज वाली प्लेट है उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो नेगेटिव वाली प्लेट्स के चार्ज के इक्वल होगा। यानी जितना चार्ज नेगेटिव प्लेट्स के पास होगा उतना ही चार्ज किसके पास होगा, पॉजिटिव प्लेट्स के पास होगा। अगर अब आप यहाँ से पोटेंशियल हटा दें और इन तीनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो इन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, है कि नहीं। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इनका अलजेब्रिक सम कितना आएगा, तीनों का 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो इसमें आंसर 0 देखो और कहानी खत्म करो। ये था हमारा सेक्शन D का 29वां क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।